So, very good evening to all the students present in our remedial class, offered by the for a subject of basic electrical and electronics engineering, offered by the electrical engineering department. So, because this is a remedial class, so you may ask your queries, your doubts one by one. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके बेटा। तो अभी आपके जो क्वेरी और डाउट्स हैं उनको आप पूछ सकते हैं। जितना हमने पार्ट अभी कवर किया है मैं जस्ट बोल देता हूँ। हमने जो लास्ट वीक में जो हमने पार्ट कवर किया था हमने यूनिट 2 स्टार्ट कर दी थी। और यूनिट 2 स्टार्ट करने के बाद हमने फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आर एल सी सर्किट आर एल आर सी सर्किट और रेजोनेंस की कंडीशन तक डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पावर फैक्टर का इंपॉर्टेंस और पावर ट्रायंगल देखा था। पावर फैक्टर पुअर पावर फैक्टर के क्या डिसएडवांटेज होते हैं, हाई पावर फैक्टर से क्या एडवांटेजेस होते हैं, पावर ट्रायंगल क्या होता है, एक्टिव रिएक्टिव एपरेंट पावर क्या होते हैं, ये सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिए थे लास्ट क्लास में। और अब हमें नेक्स्ट क्लास में कल की क्लास में न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना होगा, तो वो हम करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले डिस्कस भी किया कि हमारा जो सिलेबस होगा उसमें हमारा मिड सेमेस्टर 1 एग्जाम का जो सिलेबस होगा जो आपका थर्ड से स्टार्ट होगा, यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट होगा। तो कल की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे ट्यूसडे में। वेडनेसडे में न्यूमेरिकल्स को हम और डिस्कस कर लेंगे, देखते हैं कितना आपका रिस्पॉन्स होता है। और कोशिश करेंगे कि हमारी जो फ्राइडे वाली क्लास जो थर्सडे वाली क्लास है उसमें हम एक रिवीजन क्लास रखें, जो कि हमारा यूनिट 1 और 2 जिसमें आपका डाउट क्लियरेंस फिर से होगा रिगार्डिंग द मिड सेमेस्टर एग्जाम। इसके जितने भी होगी, अब आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, आपने क्वेश्चंस या थ्योरी पढ़ना शुरू कर दिया होगा, आपके डाउट्स होंगे। तो एक क्लास की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ स्टूडेंट पूछ भी रहे थे, तो हम थर्सडे में एक क्लास और रखेंगे जिससे कि हम यूनिट 1 और 2 दोनों का पार्ट हम उसमें जितने भी डाउट्स हैं क्लियर करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट जितना हमने अभी तक पार्ट कवर किया है उससे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं, या हमने लास्ट वीक में जो पार्ट कवर किया था उसमें किसी कोई डाउट है, जो हमने क्विज दिया था उस क्विज से रिलेटेड किसी के अगर डाउट है तो आप क्वेश्चन वन बाय वन अभी पूछ सकते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ अवर रेमेडियल क्लास। तो आई विल नॉट गोइंग टू टीच एनी न्यू टॉपिक। आई एम दिस क्लास इज ओनली फॉर द डिस्कशन पर्पस, द डाउट दैट यू आर फेसिंग इन अवर सब्जेक्ट। सर ये जो कल क्विज आई थी, सर हाँ उसमें हाँ एक तो ये क्वेश्चन था जिसमें वोल्टेज की वैल्यू दी थी और वो चोक कॉइल में मतलब वोल्टेज लगा था। हाँ और सर उसमें एमीटर और वॉट मीटर बेटा की आपकी वैल्यू आपकी दी थी। आवाज सर कट वो गई। वाला थोड़ा समझा दीजिए। एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूँ। यस सर। So, question is from the quiz that was conducted on 26th of 12. There are 114 attempts in the quiz, and the highest marks scored by the student is 7.78. जीरो मार्क्स भी आए हैं लोगों के, और एवरेज मार्क्स जो मैं देख पा रहा हूँ दैट इज 6.04। ओके, तो चलिए मैं किसी भी एक स्टूडेंट का क्विज ओपन करता हूँ, परफॉर्मेंस चेक करता हूँ। मान लीजिए कि मैं इधर आता हूँ 7.78, संस्कार का देखता हूँ। तो संस्कार ने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, इसमें 2 गलत हो गए यहाँ पे आ रहा है, और बाकी 7 क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन पूछा है चोक कोयल वाला, ठीक है। यस सर। यही ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक ये नहीं है। यू आर आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2, ये भी नहीं है। 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, ये आप इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं बेटा। द वोल्टेज V इज इक्वल टू 325 साइन 314 t प्लस 30 डिग्री यस इज अप्लाइड टू ए यस चोक सर। कॉइल। ओके ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, लेट मी कॉपी द क्वेश्चन। ओके, कॉपी लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। एक सर एक बार वोल्टेज, फर्स्ट वाला भी बता दीजिए। फर्स्ट वाला ही बता देंगे। ये क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है वो क्वेश्चन है कि एक वोल्टेज की वैल्यू दी गई है। वोल्टेज इज 325 314 t प्लस 30 डिग्री। ओके, the voltage value V is given as V is equal to
V is equal to 325 साइन ऑफ 314t प्लस कितना डिग्री एंगल था? 30. 30 डिग्री, ठीक है, प्लस 30 डिग्री, दिस इज द एंगल। इस वोल्टेज को अप्लाई कर दिया गया, किस पे अप्लाई कर दिया गया? एक चोक कॉइल पे अप्लाई कर दिया गया। तो मैं लिख लेता हूँ, दिस वोल्टेज अप्लाइड टू ए चोक कॉइल। चोक कॉइल मींस द Inductor and resistance. yes, the load is having the inductor and resistance series. During the test, a wattmeter is connected and a meter is connected for the measurement of the power and current. ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने इसको प्रैक्टिकल वर्जन में इसको बनाया था न्यूमेरिकल को। तो कहता है इसको अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो दिस इज योर वोल्टेज दैट यू हैव अप्लाइड हियर, and you are having a choke coil, means having an R value and L value. This is R and L. For the measurement of the current, you have connected a ammeter, and for the measurement of the power, you have connected a wattmeter here. So this is the wattmeter, and this is the ammeter. ये आ गया। अब कहता है कि इसमें फिर हमने क्वेश्चन दिया कि सीधा क्वेश्चन, अब इन्होंने लिखता है इसमें कि जब वाट मीटर की रीडिंग जो है 4 किलोवाट है और अमीटर की रीडिंग 20 एम्पियर है, ठीक है। तो वाट मीटर रीडिंग कहते हैं कितनी आ गई? 4 किलोवाट, 4 किलोवाट। अमीटर की रीडिंग कहते हैं 20 एम्पियर, इसकी रीडिंग आ गई, जो रीडिंग आ गई थी रीडिंग को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब कहते हैं व्हाट विल बी द एपरेंट पावर, कितनी एपरेंट पावर होगी इसके अक्रॉस में। तो ये क्वेश्चन, वोल्टेज की इक्वेशन आपको दी गई है, तो अब आपके पास जो डेटा दिया गया डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन को आप मैच करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, तो आप बोलोगे कि सर वोल्टेज की जो इक्वेशन होगी वहां पर VM की जो वैल्यू दी गई है वो 325 वोल्ट दी गई है। यहां से अगर आप VRMS कैलकुलेट करोगे तो VRMS वैल्यू विल बी इक्वल टू VM डिवाइडेड बाई √2। तो 325 डिवाइडेड बाई √2 कितनी वैल्यू आएगी सॉल्व करके, कोई बताएगा? 325 डिवाइडेड बाई √2, दिस वैल्यू इज 229.8, 229.8। अप्रोक्सीमेशन में 230 वोल्ट का वोल्टेज आपको आरएमएस वैल्यू दिया गया था, ठीक है। अब ओमेगा टी को जब कंपेयर करेंगे तो ओमेगा टी से जब सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आएगा, मैं दोबारा सॉल्व नहीं करता हूं। उसके बाद फेज एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। फिर कहता है करंट की वैल्यू जब मेजर करेगी तो आई की वैल्यू, अब यहाँ पर आई की वैल्यू दी गई है 20 एम्पियर। ये जो करंट यहाँ पे 20 एम्पियर दिया गया है, ये वैल्यू एवरेज वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है? कौन सी वैल्यू हम इसे कंसीडर करें, या कौन सी वैल्यू? RMS। वेरी गुड, वेरी गुड। बस यही क्वेश्चन जब मैंने डिजाइन किया था तो सिर्फ यही बताने के लिए आपको क्वेश्चन डिजाइन किया था, इसमें गलती आप ना करें। तो दिस वोल्टेज, दिस करंट इज आरएमएस करंट। कभी भी आपको एसी सप्लाई वोल्टेज या करंट कोई पैरामीटर दिया होगा वोल्टेज या करंट का, और उसमें आपको उसकी वैल्यू दी गई है, द वोल्टेज इज दिस वोल्टेज 220 वोल्ट, या करंट की वैल्यू दी गई है, तो 100% दिस वैल्यू विल बी द आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू देगा तो उसको मेंशन करेगा, एवरेज वैल्यू देगा तो मेंशन करेगा, लेकिन जब भी हम कोई इन जनरल कोई वोल्टेज या करंट के बारे में बोलते हैं तो वो एसी के केस में वो आरएमएस वैल्यू ही होती है। और इसको हमने एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया था चोक कॉइल का, वहां पर भी इस बात को हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू दी गई थी क्योंकि वोल्टेज को एक इक्वेशन से बताया गया, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी हेल्प से आपने आरएमएस वैल्यू निकाली, लेकिन करंट की वैल्यू को डायरेक्टली 20 एम्पियर दिया, तो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो करंट मेजर करेगा इट विल मेजर द आरएमएस वैल्यू, तो 20 एम्पियर विल बी द आरएमएस वैल्यू। इसके बाद पावर की वैल्यू दी गई, तो लिख लेते हैं पावर। पावर जो दिया गया है डेफिनेटली दिस विल बी द एवरेज पावर, और वॉट मीटर है तो ये आपकी यूजफुल पावर है या रियल पावर है या एक्टिव पावर है, सबके एक ही नाम है क्योंकि इसकी यूनिट जो है वॉट में है। 4 किलोवाट की पावर है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 × 10⁻³ वॉट। ये आपका जो एक्सपेरिमेंट आप चोक कॉइल में परफॉर्म करते हैं उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये न्यूमेरिकल बना दिया है। बेसिकली जिन्होंने लैब किया होगा ठीक से वो तुरंत इसको रिलेट कर पाए होंगे। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना था, द क्वेश्चन वाज टू कैलकुलेट द apparent power. You are required to calculate the apparent power. Okay. Apparent power के लिए फॉर्मूला होता है VRMS IRMS sin phi. Now you are having the value of VRMS, you are having the value of IRMS, but you don't have the value of sin phi. For that purpose, what we can do? We can use this formula P average is equal to
VRMS into IRMS into cos phi. This is the formula. P average is 4 into 10 raised to the power 3 is equal to VRMS वैल्यू आपने लिखी यहाँ पर 430 है, सॉरी 229 या 230 है? 230 हाँ 230. सर दिस इज साइन फाई थोड़ी होता है फॉर्मूले में। cos phi लिखा है ना मैंने यहाँ पे। नहीं सर, सर ये तो अपरेंट पावर निकालना apparent है। ओके में तो ओके सर ओके. VRMS एपरेंट पावर इज VRMS IRMS. और अगर रिएक्टिव पावर पूछता तो साइन फाई होता, तो मैं दोनों बता देता हूँ. तो VRMS IRMS हो गया आपका 20, और यहाँ से आप cos phi कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos phi. आ जाएगी वैल्यू. तो सही बोला आपने, क्योंकि एपरेंट पावर के लिए बोल रहा था, तो एपरेंट पावर के लिए हमें जरूरत भी नहीं थी साइन फाई की, क्योंकि एपरेंट पावर is nothing but the S is equal to VRMS into IRMS. दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे. और अगर रिएक्टिव पावर पूछता, मान लीजिए कि नहीं पूछा था, अगर रिएक्टिव पावर के बारे में पूछता तो वो होता Q पावर. उसके लिए फॉर्मूला होता VRMS into IRMS मल्टीप्लाइड बाई साइन फाई. तो यहाँ से साइन फाई की वैल्यू को पुट कर सकते हैं. दोनों पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे. तो इस तरह से क्वेश्चन होगा. देखते हैं आपका क्वेश्चन आंसर सही था. यस सर, ये जो एवरेज पावर है, ये मतलब वही एक्टिव पावर ही है ना सर? बिल्कुल एवरेज. वो तो एवरेज उसकी वैल्यू है. देखिए एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर जो है वो डिपेंड कर रही है एलिमेंट के नेचर पर. एक्टिव पावर इज आपने कहा कि जो रेजिस्टेंस का cos phi एलिमेंट आपने लिया प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए, तो वो उसके नेचर पर डिपेंड कर रहा है. रिएक्टिव पावर जो इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस है, एपरेंट पावर जो ओवरऑल सर्किट के अक्रॉस है, तो ये एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है. लेकिन एवरेज आरएमएस वैल्यू और जो ये जो वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये तो मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है. तो ये दोनों टर्म जितनी भी पावर हैं, इन सब में भी होगा. एक्टिव पावर भी एवरेज होगी, एक्टिव पावर आरएमएस. हाँ यस यस सर, पर इसमें तो जो अपन ने एवरेज पावर फिर एपरेंट पावर होनी चाहिए सर, जो दिया है, जो केवल VRMS इनटू. सर, ये जो एवरेज पावर दिया है, फिर उस केस में तो एपरेंट पावर होनी चाहिए. आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही है, या कि सर अब आ रही है? Am I audible to all of you? यस सर. यस सर. यस सर. सर अब आ रही है? मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रहा है बेटा? यस सर. क्या आ रही है? यस सर, आ रही है. मुझे जो क्वेश्चन है सर, वो अब मुझे आइए. क्लियर नहीं हुआ. मैं सुन नहीं पाया क्वेश्चन. या तो मेरे इंटरनेट का इशू है, या जो. हाँ बिल्कुल, पूछिए पूछिए. सर, फिर ये जो एवरेज पावर दी है, ये तो मतलब VRMS इनटू IRMS, ये तो एपरेंट पावर होनी है ना सर फिर? हाँ ये एपरेंट पावर ही तो है बेटा. ये जो एवरेज VRMS IRMS है, ये एपरेंट पावर ही तो है. नहीं सर, अपन ने एवरेज पावर को किसी VRMS और ने इनटू अगर IRMS क्वेश्चन इनटू. सुन लिया है तो मुझे प्लीज को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया मेरे काम. सर वो कह रहा है जो एवरेज पावर दिया है सर, वही तो एपरेंट पावर है. बेटा यू प्लीज राइट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. हाँ कोई और बोल सकता है तो प्लीज पूछिए. ओके सर आ रही है अब आवाज? तो नेक्स्ट क्वेश्चन. बट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसेज द कर वोल्टेज देंगे. ऑफ 325 sin. आपकी आवाज अटक रही है. आपकी आवाज नहीं. सर आपकी आवाज है बेटा बहुत प्रॉब्लम. आपने क्वेश्चन को चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं पढ़ करके उसका आंसर करूंगा, है ना, वरना मैं सीख करते रहेंगे. द वोल्टेज. मेरी आवाज ऐड कर रही है. ओके ठीक है, मैं कनेक्शन चेंज कर. कॉलेज का इंटरनेट इतना पुअर क्यों चलता है?
अभी आ रही है आवाज मेरी बेटा बिना लैग किए हुए? यस सर। यस सर अब यस सर आ रही है। Yes, sir. ओके, इसका मतलब पहले हमारे इंटरनेट में ही दिक्कत था। तो अभी जो क्वेश्चन आप पूछे थे प्लीज एक बार पूछिए, शायद मेरे तक आवाज पहुंचेगी। एवरेज वैल्यू को लेकर के जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे। सर अब हाँ आ रही है सर आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है। सर ये जो फिर क्वेश्चन दिया है जो एवरेज पावर आप बोल रहे हैं सर, तो ये तो मतलब एपरेंट पावर के इक्वल होनी चाहिए ना सर? क्योंकि आपने बोला कि जो एवरेज पावर है वो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस ही हो रही है, तो सर वो तो फिर हाँ एपरेंट पावर के इक्वल होनी चाहिए सर। तो अपन ने वही तो। एवरेज पावर में हाँ वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई क्यों किया है सर, जो एक्टिव अरे पावर ले रही? तो ये जो एपरेंट पावर है ना, दिस इज द एपरेंट। आप अभी तक आप बात समझे नहीं, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी आप लोग, अभी बताता हूँ। जो सर वो एपरेंट choke point पावर पे है, इसको करें। यस, एवीजी एवरेज वैल्यू है। और ये जो आपके पास रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला है, रिएक्टिव पावर भी जो यहाँ पर है, दिस इज क्यू एवरेज पावर। ये एवरेज पावर ही है। मतलब जब आप जिस तरह से आपने डेरिवेशन किया एक एक्टिव पावर का, तो एक्टिव पावर की एवरेज वैल्यू निकल करके आई वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस वाई। उसी तरह से रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर की जो एवरेज वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या होगी? वी आर एम एस आई आर एम एस इन द केस ऑफ एपरेंट पावर एंड वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाई इन द केस ऑफ रिएक्टिव पावर। तो ये जो एवरेज टर्म लिखा हुआ है ये मैथमेटिकल टर्म है, मतलब आपने इसकी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट किया। सर सर ये तो आता है सर समझ में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर एक्टिव पावर तो सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट के लिए होता है ना सर, और जो एपरेंट जो रिएक्टिव पावर होता है वो या तो इंडक्टिव या तो कैपेसिटिव एलिमेंट के लिए होता है, ठीक है, और जो एपरेंट पावर होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कि बिल्कुल जैसे आर और एल सर्किट है या आर एंड सी का कॉम्बिनेशन सर्किट है उसमें। ठीक है, तो सर ठीक इस है। चोक कॉइल में तो आर एंड एल का कॉम्बिनेशन है ना सर, हाँ, तो जो हाँ, एवरेज पावर आएगी वो तो अपनी एपरेंट पावर हो जाएगी सर। तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस ही होनी चाहिए सर, जो क्वेश्चन में दी है। नहीं नहीं, क्वेश्चन में जो पावर दी हुई है वो पावर जो है वो जो हमारा जो वाट मीटर है, जो क्वेश्चन, अब मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वी आर यूजिंग ड्यूरिंग द टेस्ट द वाट मीटर इज कनेक्टेड एंड मीटर इज कनेक्टेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पावर एंड करंट। आपने एक वाट मीटर लगा दिया और आपने अमीटर लगा दिया मेजरमेंट ऑफ पावर के लिए। अब आपने, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है। वाट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रियल पावर को मेजर करता है, रियल पावर को ही मेजर करता है। ये रिएक्टिव पावर या एपरेंट पावर को मेजर नहीं कर सकता है। जो सप्लाई से जो पावर आ रहा था यहाँ पर, जो आप कहना चाह रहे हो सप्लाई से जो पावर हम ले रहे हैं, जो टोटल पावर आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हो कि वो वी आई पावर है, वी आर एम एस आई आर एम एस है, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट को मेजर करना चाहिए वी आर एम एस आई आर एम एस पावर। यही बोलना चाह रहे हैं आप? यस सर। हाँ, लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट है, अगर हमने इंस्ट्रूमेंट को जो डिजाइन किया है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग द एक्टिव पावर ओनली। इट विल मेजर द VRMS वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियल कॉइल। ये पोटेंशियल कॉइल है, लैब में बताया था ना, जो पैरेलल में कनेक्टेड है। और ये करंट कॉइल है, ये क्या मेजर करेगा? करंट को मेजर करेगा। तो with the help of potential coil and the current coil, it will measure the RMS value of the voltage and the RMS value of current. Also, it will measure the power factor considering the load condition, जो भी लोड है, और उसके अकॉर्डिंग ये VRMS IRMS cos फाई की वैल्यू को मेजर करके अपने पास यहाँ पर देगा। तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर ड्रॉ करूँ अलग से, इफ आई ड्रॉ दिस इंस्ट्रूमेंट हियर, तो इस इंस्ट्रूमेंट में जो रीडिंग आएगी वो वॉट की रीडिंग आएगी, जो भी पॉइंटर पे स्केल आपको मिलेगा। वॉट मतलब रियल पावर को आएगा। अब आपको एपरेंट और रिएक्टिव पावर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि हमने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज किया होता जो कि रिएक्टिव पावर के मेजरमेंट के लिए उपयोगी होता, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया होता जो कि एपरेंट पावर को मेजर कर सकता, तो फिर हम वहां पे वो बदल, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को नहीं पता ना, इंस्ट्रूमेंट को नहीं पता कि आप जो है वो कौन सी सप्लाई आप दे रहे हो, वो रिएक्टिव पावर है या वो एपरेंट पावर। इंस्ट्रूमेंट ने जो डिजाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग, जो उसमें आपने कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो उसके अरेंजमेंट्स आपने दिए हुए हैं, वो तो उसी पावर को मेजर करेगा। तो जो हमारे पास वॉट मीटर है, इट हैज टेकन द V and I वैल्यू फ्रॉम द सप्लाई साइड एंड द cos phi वैल्यू फ्रॉम द कनेक्टेड लोड and multiplied that by these three term, and it has provided the value of the watt power. Okay, Is it sir. okay now? Yes, sir. Yes. Okay.
तो इसके अलावा सर यस सर क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में था वोल्टेज की वैल्यू 325 साइन 314t प्लस 30 डिग्री, जो पहले दिया था वही सेम। ड्यूरिंग द टेस्ट ए वाट मीटर इज कनेक्टेड एंड अ मीटर इज कनेक्टेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर एंड करंट। सेम क्वेश्चन। द वाट मीटर रीडिंग इज 4 किलोवाट, करंट रीडिंग इज 20 एम्पियर। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब कहता है इसमें आपको सर्किट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और बेसिक डेटा जो भी था, जो हमारा अरेंजमेंट था, वो सही सेम यही रहेगा। तो कहता है कि अब ये भी हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था, ये हमारा एक्सपेरिमेंट बेस पर ही था। तो इस वाले क्वेश्चन में आपके पास VRMS आपको पता है, IRMS आपको पता है, तो आप Z निकाल सकते हो। Z के लिए फॉर्मूला क्या होता है? VRMS डिवाइडेड बाई IRMS। V अपॉन I इज इक्वल टू R होता है, लेकिन मैंने बोला जब भी आपके पास RLC एलिमेंट है तो Z इज इक्वल टू V अपॉन I हम यूज करेंगे। और V की वैल्यू यहाँ दी गई है 230 और I की वैल्यू 20 दी गई है। ये वैल्यू हो जाएगी 230 डिवाइडेड बाई 20। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11.5 सर ओम। यस सर बेटा, यस। मगर IR तो RMS वैल्यू है ना 20 और V मैक्स 230 दिया है। मैक्स कहाँ 230 दिया? मैक्स तो 325 है ना। अच्छा ये सॉरी सर मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया था। क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया होगा। उसके बाद हमारा सिंपल है और R इज इक्वल टू Z cos phi फॉर्मूला होता है। बेसिकली फॉर्मूला होता है cos phi इज इक्वल टू R बाई Z। तो R इज इक्वल टू Z cos phi हो जाएगा। Z की वैल्यू 11.5 और cos phi की वैल्यू आप कैलकुलेट कर ही चुके हो यहाँ पे कहीं cos phi की वैल्यू। तो वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। वो दोनों कनेक्टेड क्वेश्चन थे, एक दूसरे से लगे हुए क्वेश्चन। अभी हो जाएगा। यस सर। सर यस सर। यस सर सर क्विज में Yes. क्वेश्चन था, उसका आंसर था 32.5 L30, तो उसके एल अंदर जो L एल लिखा एल नहीं, वो था वो एंगल लिखा है क्या? वो ही मेरे को पूछना है। एंगल, वो एंगल लिखा हाँ, है। वो सिंबल मैं मुझे वही मिल नहीं रहा समझ था, नहीं आया। तो सिंबल नहीं था मेरे पास, तो मैंने उसको एल लिख दिया। हाँ, मैं वो हम लोगों ने उस L को लैगिंग समझ लिया, तो हम समझ रहे थे कैसा है इसलिए। नहीं, दिस वाज एक्चुअली शायद मैं मुझे यहाँ पे नोट करके मेंशन कर देना चाहिए था कि एल इज नथिंग बट द एंगल, सिंबल ऑफ एंगल। दिस इज द Okay, sir, सिंबल ऑफ okay, sir. एंगल। तो ये क्वेश्चन देखिए, इस बच्चे का भी गलत हो गया है। इसमें कोई हाँ डाउट सर, है क्या? नहीं सर। सर सर बस मैंने सिंबल भी की वजह को से गलत लैगिंग हो समझ गया लिया था। था। सर सिंबल की वजह से ही गलत हुआ। ओके इसका सिंबल के कारण। ओके, तो मतलब बताने की ठीक है, जरूरत सर। नहीं है, आता है आप लोग को। हाँ सर। ये वाला जो क्विज था, ये क्विज थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, क्वाइट बेटर देन द प्रीवियस क्विजेस, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े से इंटेलेक्चुअल लेवल पे थे, तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, मजा भी आया होगा। यस सर। और इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में डाउट अगर है तो वो तो पूछ सकते हैं। सर कॉपर लॉसेस और मैग्नेटिक हाँ सर, वो लॉसेस में कॉपर डिफरेंस लॉसेस बता सर, दीजिए। हाँ सर वो कॉपर लॉसेस का एक बार बता। अच्छा, वो क्वेश्चन कौन सा था? पावर फैक्टर तो मैंने पूछ ही लिया है, यहाँ पर पावर फैक्टर हो गया। कॉपर लॉसेस सर और ऊपर यही वाला क्वेश्चन, मैग्नेटिक लॉसेस। यस सर। हाँ, ये Yes, sir. वाला सर। तो क्वेश्चन था सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पुअर पावर फैक्टर लीड्स टू हाई कॉपर लॉसेस एंड पुअर एफिशिएंसी। अगर पुअर पावर फैक्टर होगा, खराब पावर फैक्टर होगा, तो उससे कॉपर लॉसेस ज्यादा होंगे। एक टर्म हमने ये यूज किया है। तो जब हम लॉसेस की बात करते हैं तो हमारे पास लॉसेस कितने टाइप के होते हैं, मैं लिख देता हूँ। लॉस आपके पास जो यहाँ पे कॉपर लॉस लिखा हुआ है, कॉपर लॉस इज नथिंग बट इट इज द I स्क्वायर R लॉस। जो I स्क्वायर R लॉस या करंट की वजह से जो लॉसेस होते हैं उनको हम कॉपर लॉस कहते हैं। और अगर मैं मैग्नेटिक लॉसेस की बात करूं तो मैग्नेटिक लॉस का मतलब है लॉस ड्यू टू फ्लक्स। फ्लक्स लॉस मैं इसको अगर लिखता हूं तो फ्लक्स लॉस का मतलब ये होगा कि लीकेज फ्लक्स मतलब फ्लक्स जो है वो कहीं वेस्ट हो गया, कहीं खराब हो गया, इस टाइप से। तो पावर फैक्टर जो है वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो मैंने बताया था उस दिन कि अगर cos phi की वैल्यू कम होगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि करंट की वैल्यू हाई होगी। इट मींस द पुअर पावर फैक्टर लीड्स टू द फ्लो ऑफ द हाई करंट, एंड इफ इट लीड्स टू द फ्लो ऑफ द हाई करंट इट मींस इट विल ओनली इम्पैक्ट द I स्क्वायर R लॉसेस, क्योंकि वो करंट पे डिपेंड करते हैं। एंड
if the I square R losses, then these losses are named as the copper losses. तो copper losses का जो आप यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो यही वाला आंसर होगा कि पुअर पावर फैक्टर लीड्स टू हाई कॉपर लॉसेस एंड पुअर एफिशिएंसी, और लॉसेस अगर ज्यादा होंगे तो एफिशिएंसी पुअर होगी, ऑब्वियस सी बात है। सर ये जो कॉपर लॉसेस है वो एनर्जी लॉसेस ही है ना सर? हाँ, कॉपर लॉसेस को आप एनर्जी के टर्म में ही बोल सकते हैं, मतलब लेकिन करंट की वजह से जो लॉस हो रहे हैं, करंट के फ्लो की वजह से जो लॉस हो रहे हैं उनको बोलते हैं कॉपर लॉसेस। सर क्योंकि आपने जब समझाया था तो उसमें 2 पॉइंट आपने बताए थे, एक तो मतलब आपने 3-4 पॉइंट बताए थे, पर जो मेन 2 पॉइंट थे, एक तो लो एफिशिएंसी था और हाँ। दूसरा था कि एनर्जी लॉसेस था। तो हाँ, वो जो एनर्जी लॉसेस था वो यही है क्या सर, कॉपर लॉसेस? हाँ, हाई कॉपर वही लॉसेस वही एनर्जी जो करंट की वजह से हो रहा है। वो जो आई स्क्वायर आर जो लॉस है ना, वो पावर है, जब उसको टाइम के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो एनर्जी में कंसिडर हो जाएगा। तो लॉसेस ड्यू टू द हाई फ्लो ऑफ द हाई करंट, दैट आर द एनर्जी लॉसेस या फिर आई कॉपर लॉसेस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये था कि आपके पास जो है वो मैग्नेटिक सर्किट भी इसमें हो सकता है, आपके पास जो मैग्नेटिक पार्ट है, जो फ्लक्स अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो फ्लक्स का भी एक पार्ट है, मैग्नेटिक पार्ट है, और कुछ लॉसेस वाले पार्ट जो हैं जो करंट के फ्लो की वजह से हो रहे हैं। तो जब आपका पावर फैक्टर जब रिड्यूस होता है या कम हो जाता है तो उसकी वजह से हाई करंट का फ्लो होता है। तो उस हाई करंट की फ्लो की वजह से मेजरली जो इम्पैक्ट आता है वो आई स्क्वायर आर लॉस, क्योंकि करंट अगर तो सर मतलब पावर फैक्टर की वजह से मैग्नेटिक लॉस कुछ नहीं, मतलब मैग्नेटिक से कोई लेना देना नहीं है ना सर पावर मैग्नेटिक फैक्टर लॉसेस का? पे इम्पैक्ट आएगा लेकिन बहुत ही कम, कंपैरेटिवली कम होगा, बट मेजर रोल विल बी ड्यू टू द आई स्क्वायर आर लॉसेस। ओके सर। क्योंकि वो स्क्वायर हो रहे हैं ना, करंट ऐसे इंक्रीज कर गया, मान लीजिए करंट जो है वो डबल हो गया, 10 का 20 हो गया, अब 20 का भी स्क्वायर हो रहा है, तो 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 हो जाएगा। तो इस तरह से तो मेजर जो रोल आता है वो आई स्क्वायर आर लॉसेस की वजह से। तो इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम मेजरली बिकॉज ऑफ द I square R losses that are also known as the copper. Any other doubt? Any other question? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट तो बता दिए बेटा। सर एक क्वेश्चन था जिसमें बैटरी पैरेलल में लगी थी तो 10 वोल्ट 22 वोल्ट वाला। वो तो क्लास में डिस्कस किया था। हाँ सर वो तो हो गया था, हीटिंग से होता है, वो तो ज्यादा हीटिंग वो तो हमने 3 या 4 करंट केस हमने क्लास में लेके डिस्कस करे थे। आपने क्लास अगर अटेंड नहीं करी थी तो आप एक बार क्लास को देखिएगा। वो तो इस पूरे क्विज का सबसे सिंपल क्वेश्चन था, जो जिन्होंने क्लास करी वो देखते ही टिक कर देंगे उसको, वाला क्वेश्चन था। ये था कि अगर व्हाट विल हैपन इफ 10 वोल्ट डीसी आइडियल सोर्स इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द 12 वोल्ट डीसी आइडियल सोर्स। अगर दो इस तरह के सोर्स अगर पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे जो कि अनइक्वल वोल्टेज है, उसकी वजह से क्या होगा। तो उसमें हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया था और देखा था कि आइडियल सिचुएशन में अगर ऐसा होता है तो बिकॉज द रेजिस्टेंस वैल्यू विल जीरो, देन ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय द जीरो रेजिस्टेंस देयर विल बी द फ्लो ऑफ द हाई करंट, एंड ड्यू टू दिस हाई करंट देयर विल बी हीटिंग। तो इसको एक बार नोट से रेफर करिएगा, ये हो जाएगा। कोई और डाउट इसके अलावा बेटा? टॉपिक से रिलेटेड, जो थ्योरी से रिलेटेड, आरएल आरसी आरएलसी सर्किट से रिलेटेड कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए थे, आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे, आरसी सर्किट को पढ़ लिया होगा, उसमें कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, तो कल हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। कैलकुलेटर लेके बैठिएगा आप लोग, थोड़ा सा बेटर रहेगा। कल की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करते हुए डे आफ्टर टुमारो वी विल अगेन प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स, और अगर कल कंप्लीट हो गया तो परसों हम यूनिट 3 को भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि थर्सडे को क्लास जो होगी, थर्सडे क्लास सिर्फ आप लोग के लिए, रिवीजन भी नहीं, मैं अपने पार्ट में रिवीजन नहीं कराऊंगा, आपके जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने आप करके रखिएगा, और उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे थर्सडे की क्लास में, जिससे कि आपको यूनिट 1 और 2 के या पेपर के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे इन द थर्सडे क्लास। तो दोज हु डोंट हैव एनी डाउट in the part that we have covered in our previous week, they are allowed to leave the meeting now. Mark your attendance on my Moodle page, and आपकी क्लास अभी 5 बजे से दूसरे सब्जेक्ट की भी है, उसको अटेंड कर सकते हैं। और यदि जिनके डाउट हैं अभी तो वो यहाँ पे प्रेजेंट रह सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। सर मिड सेम में 2 ही यूनिट्स आ रही है ना? यस, यूनिट 1 एंड 2। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। तो जिनके डाउट नहीं है वो मीटिंग को 1 बाय 1 लीव करते जाएं, जिनके डाउट्स हैं वो सर यस
सर मुझे वो डिसिपेटेड का मतलब समझना था सर। डिसिपेट मतलब वो लॉस में वेस्ट हो जाना, डिसिपेट होना। डिसिपेट मतलब जैसे हाँ हाँ मतलब रेजिस्टेंस से जो आई है उससे मतलब जो पावर आई है रेजिस्टेंस में वो मतलब टाइम के साथ एनर्जी के फॉर्म में बाहर हो जाना उससे, ये लिखा हो ना, उसको डिसिपेट बोलते हैं सर। फैल जाना, नष्ट हो जाना, गायब हो जाना, बिगड़ जाना, मतलब एक हीट के फॉर्म में वो वेस्ट हो जाती है। जो हमारे पास एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट होती है, उस हीट एनर्जी को हम स्टोर तो करते नहीं है, तो हीट के साथ वो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती है। मतलब जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको हीटेड करेगा और धीरे धीरे करके वो डाइल्यूट होता जाएगा। फिर वो मैकेनिकल वाला कंसेप्ट आता है रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कन्वेक्शन और रेडिएशन के साथ जो आपकी हीट एनर्जी है जिसने आसपास की एयर को हीट कर दिया, वो उसके नियर कांटेक्ट में आने वाली दूसरी जो एयर के जो 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 कोल्ड एयर है उसके साथ मिक्स होती जाएगी और फिर वो डाइल्यूट हो जाएगी। तो एक तरह से वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है, हमारे किसी काम की नहीं रह जाती है। ओके सर, थैंक यू। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सर यस सर आरएलसी सर्किट को जब हम रियल को अपना वैल्यू एडजस्ट करते हैं, मतलब एक्सएल एक्ससी से बड़ा या फिर एक्सएल एक्ससी के ऊपर, या फिर उसको पर्टिकुलर पहले ही सेट करते हैं रेजोनेंस कंडीशन के लिए? नहीं सर, मतलब अगर रियल वर्ल्ड में सर आज मतलब आरएलसी सर्किट का मतलब किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है? देखिए वो आरएलसी सर्किट जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका एप्लीकेशन क्या है। तो रियल वर्ल्ड की अगर आप बात करें तो आपके मोस्टली सर्किट जो है वो आरएल सर्किट होते हैं। तो जो कि हमारे जितने भी मोटर या जनरेटर के जो एप्लीकेशन है उसमें कॉइल यूज होती है, और कॉइल की अगर हम बात करें तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल सर्किट। तो इन मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लोड, इलेक्ट्रिकल लोड, you will feel that the circuit are RL circuit। तो RLC सीरीज सर्किट नहीं होता। लेकिन हाँ, यदि हमको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज करना है, मान लीजिए मॉड्यूलेटर या कुछ डिजाइन करना है इस तरह का सर्किट डायग्राम, या फिर हम अगर ऑप एम्प डिजाइन कर रहे हैं तो हम वहाँ पे कैपेसिटर वगैरह लगाते हैं, तो हम वहाँ पे कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। और उससे भी अगर हम बात करें तो RLC सीरीज की जाए हम RL सीरीज के साथ पैरेलल में कैपेसिटर को कनेक्ट करके हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो एक सर्किट आपको मिलेगा फॉर द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट आपके सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने उसे कराया नहीं है। So this is like this कि if we are having mostly we are having a RL series circuit in the as electrical load and this is the supply, then for the improvement of the power factor of this load we connect a capacitor in parallel with this circuit। तो ये जो सर्किट आपके पास है RL series और parallel में कैपेसिटर, दिस इज द सर्किट डायग्राम जो आपको प्रैक्टिकल वर्ड में मोस्टली जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिखाई देगा। हियर वी हैव कनेक्टेड द कैपेसिटर। यस सर आरएलसी सर्किट तो में ही पढ़ा है ना सर? समझा नहीं मैं। मतलब आर एल एन सी आपस में सीरीज में ही कनेक्टेड थे अभी? हाँ, वो हमने एज पर सिलेबस जो किया था वो आरएलसी को सीरीज में लेकर के उसका बिहेवियर, उसका नेचर हमने देखा था, किस तरह का उसका नेचर होगा, कैसे वर्क करे, क्या कंडीशन होगी, वो डिस्कस की थी। तो ठीक है, कल ही क्लास में मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं तो इसको भी डिस्कस कर लूंगा। आरएल सीरीज के साथ कैपेसिटर को पैरेलल में करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का कांसेप्ट भी हम डिस्कस कर लेंगे। ऑल्सो दिस इज नॉट इन मतलब सर रियल वर्ल्ड में इतना ज्यादा यूज नहीं है आरएलसी, मतलब कि डेली यूजेस में आरएलसी सर्किट? नहीं, डेली यूजेस में नहीं, वो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूज होगा। रियल वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द केस आपके पास आरएल सर्किट है, पैरेलल में कैपेसिटर। तो सर जब यूज करते होंगे तो सर मतलब कि क्या इसकी वैल्यू सेट करके रखते होंगे कि मतलब एक्सएल एक्ससी से बड़ा ही होगा, और वो तो फिर रहता ही है क्या, बाकी आर तो रहता ही है, तो या फिर मतलब कि वो फिर सिचुएशन के हिसाब से वैल्यू चेंज करते हैं? वो डिपेंड करता है आप किस एक्सपेरिमेंटली डिजाइन कर रहे हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। जनरली हम क्या करते हैं, इनको वेरिएबल लेके चलते हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिखा, तो आप यहाँ पर आप आरएलसी सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर नॉब के थ्रू रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर को वेरी करते हैं, ये फिक्स नहीं है। दिस इज आर, दिस इज एल, दिस इज सी। तो अगर आपको मान लीजिए कि प्योरली रजिस्टिव नेचर की तरह आपको इसे यूज करना, मान लीजिए हम लैब की बात करें, लैब में हमने एक लोड यूज करा, इसमें आरएलसी पैरेलल में कनेक्टेड है। अब इस पूरे लोड को हम चाहते हैं कि हम इसको एज ए रजिस्टिव लोड यूज करें, तो हम क्योंकि हम वेरी कर सकते हैं तो हम यहाँ पे ऐसा सेट करेंगे कि एक्सएल इज इक्वल टू एफसी, देन जेड विल बिकम इक्वल टू आर, सर्किट नेचर विल बी द रजिस्टिव नेचर। अब हम चाहते हैं कि ये सेम आरएलसी सर्किट एक इंडक्टिव सर्किट की तरह यूज हो,
तो उसी सर्किट में हम आर को लेंगे, इंडक्टर की वैल्यू को, और कैपेसिटर जो है, या तो कैपेसिटर की वैल्यू को आप 0 कर दीजिए, या फिर यहाँ पर एक्सएल और एक्सी आपने दोनों लिए हुए हैं, तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी कर दिए तो ये इंडक्टिव हो जाएगा, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल कर दीजिए तो ये, हाँ मल्टीपल यूज के लिए मतलब यूज कर सकते हैं, मतलब अगर हमको आर यस आर बिल्कुल की मतलब साथ में एक ही डिवाइस ही चाहिए तो इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल सर यस सर जैसे कि सर्किट में मल्टीपल लोड्स लगे हैं, तो अपन तो पावर फैक्टर ऑफ द लोड की बात करते हैं, तो उसमें जब बहुत सारे लोड्स लगे तो फिर अपन पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट की बात करने लग जाएंगे। पावर फैक्टर ऑफ सर्किट, बिल्कुल। जब आपके पास बहुत सारे लोड, अगर किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोड लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये आ गया, ठीक है। पहले आपने कहा कि हम एक सेक्शन में गए, आपने कहा कि आप इंडस्ट्री में गेट से आपने एंटर किया, तो आपने कहा कि यहाँ पे फैन भी लगे हुए हैं, लाइट्स भी लगी हुई हैं, उसके बाद गए तो आपको एक सेक्शन मिला, इसको हम बोल सकते हैं लाइटिंग लोड है, दिस इज लाइटिंग लोड। फिर आप एक सेक्शन में गए तो वहाँ पे हैवी मोटर्स लगी हुई हैं, ये मोटर्स रन कर रही हैं, तो इस मोटर का अपना एक पावर फैक्टर है, तो यहाँ पर आप पावर फैक्टर, हर एक इंडिविजुअल लोड का एक पावर फैक्टर होगा, 1 2, यहाँ पे इसका पावर फैक्टर होगा 3, इस तरह से पावर फैक्टर पूरे हर एक एलिमेंट जो है वो अपने पावर फैक्टर की बात कर रहा है। तो अगर इस पूरी इंडस्ट्री को हम को कवर करते हैं, हम बोले कि ये आपकी इंडस्ट्री जितने भी लोड कनेक्टेड, हमें उससे मतलब नहीं है, और जो ग्रिड से सप्लाई आ रही है, यहाँ पे पावर सप्लाई है ऐसे ना, ग्रिड से सप्लाई आ रही है, पोल्स लगे हुए हैं इस तरह से, यहाँ से सप्लाई आ रही है, तो हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो यहाँ सप्लाई प्रोवाइड कर रहा होता है। ट्रांसफार्मर के बाद जो सप्लाई यहाँ इंडस्ट्री में दी जा रही होती है, वहीं पे स्टार्टिंग में मीटरिंग लगा देते हैं, और ये मीटर जो है वो पूरा का पूरा पूरे प्लांट के पावर फैक्टर को मेजर करके यहाँ पे रीडिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये इट विल मेजर द पावर फैक्टर ऑफ कंप्लीट सर्किट कंसीडरिंग द ऑल लोड्स, जितने भी लोड ऑन होते जाएंगे। अब हो सकता है आप केवल एक इक्विपमेंट को ऑन करो तो 1 का करेगा, 2 करोगे तो 2 का एवरेज चलेगा, 10 को करोगे 10 का एवरेज चलेगा। तो कंसीडरिंग ऑल द कनेक्टेड लोड, जितने ऑन है इतने ऑफ है। जब मीटर यहाँ पे लगा होता है, इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, जैसे अपने घरों में आते हैं तो मीटर लगा होता है, ऐसे इंडस्ट्री में जाओगे तो मीटरिंग होती है। तो सबसे पहले पोल सप्लाई से जो आ रही है लाइन, वो ट्रांसफार्मर के बाद एक पैनल रूम होता है, पैनल रूम में सारे पैनल लगे होते हैं, वहाँ पे सब कुछ, वहीं पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैठता है और देखता है कि किसी क्या रीडिंग चल रही, कोई फॉल्ट तो नहीं। वहाँ से सप्लाई हर अलग अलग सेक्शन में डिवाइड की जा रही होती है। तो वहाँ पर जो मीटर लगा होता है, उस मीटर का काम होता है कि जितने भी लोड ऑन है ऑफ है, उनका जो एवरेज पावर फैक्टर है वो वहाँ पे डिस्प्ले में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ओके सर। तो हम बात कर रहे थे, हाँ प्लीज। हाँ, हमने आरसी और एलएस सर, क्या इनको पैरेलल में लगाना पॉसिबल है? मतलब बिल्कुल तो कोई बेनिफिट है? बिल्कुल, किसको किसके साथ पैरेलल लगाना चाहते हैं? मतलब आर, जैसे कि हमने आरएल सर्किट की बात की, तो आर के साथ पैरेलल में तो इंडक्टर लगाते हैं, तो फिर मतलब उससे बेनिफिट उठा सकते हैं, मतलब लगा तो सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, अब लगा सकते हैं, या फिर उसका नेचर आप चेक करेंगे, उस नेचर के अकॉर्डिंग जो आपको बेनिफिट लेना उस बेनिफिट का। अब वो तो डिपेंड करता है आप क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, क्या नया इन्वेंशन कर रहे हैं, कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एलिमेंट को कैसे कनेक्ट करना है वो आप डिसाइड करोगे। आप करके देखिए, उसके रिजल्ट निकालिए और फिर बताइए कि सर ये रिजल्ट निकल करके आए हैं, तो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो हम डिस्कस करें कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज ए स्मॉल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट फॉर यू। आप अपने हिसाब से कोई सर्किट डायग्राम डिजाइन करिए, उसके फिगर डायग्राम और उसके नेचर को देखिए, बताइए, और फिर उसकी जो कोई यूनिकनेस आएगी तो किसी एप्लीकेशन पे लगाएंगे, उसको डिजाइन करते हैं उसको। नहीं, मेरे को लगा सर कि मतलब ये सर सीरीज में होता है, पॉसिबल नहीं हो इसलिए नहीं पता। वही हमने प्रैक्टिकल सिचुएशन की अगर बात करी तो मेजरली तो वही निकल करके आया ना कि आरएल सर्किट सीरीज में और पैरेलल में कैपेसिटर, उसके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। बाकी तो हमें हमारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो अच्छा है ना, इसको करके देखिए आप उसको, और कुछ जो रिजल्ट निकल करके आए शेयर करिए, उसको फिर डिस्कस करते हैं। सर वो रेजिस्टेंस वाला एक और बार बता दीजिए ना, क्विज वाला। कौन सा? जरूर तो बताया अभी बेटा, रेजिस्टेंस वाला तो सर वो सर एक, या तो सर अगर आरएमएस ना लेंगे सर तब तो सही आंसर आएगा सर, अगर आरएमएस लीजिए तो गलत आंसर आएगा। नहीं, ये है ना, आपके पास वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है, करंट की आरएमएस वैल्यू, आप इम्पीडेंस निकाल लीजिए, और इम्पीडेंस निकालेंगे तो cos phi = R/Z फॉर्मूला होता है, यहाँ से R = Z cos phi। तो Z की वैल्यू आपको यहाँ मिल गई 11.5, और cos phi की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं इस वाले फॉर्मूले से, जिसने बताई थी। मैंने I2R लगाया था सर, P = I2R।
P इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगा लिए, P एवरेज इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सही आ जाएगा। ठीक है, एक ही आंसर आएगा, वो भी ठीक है। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगा सकते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लगा सकते हैं, और R इक्वल टू जेड कॉस फाई, तीनों से सेम आंसर आएगा। ओके सर, है ना, इसको देखो ना, यहीं से तो आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। मैंने गलती से P को भी RMS बना लिया। देखो हाँ, देखो R इज इक्वल टू जेड, अब जेड की वैल्यू आप लिखोगे वी आर एम एस बाई आर एम एस, कॉस फाई इज इक्वल टू होता है R बाई जेड। तो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से क्या आएगा, रेजिस्टेंस नहीं, कॉस फाई इज इक्वल टू R बाई जेड, ठीक है। यहाँ से नहीं, ठीक है, इससे नहीं होगा। बट आप कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैथमेटिक्स अगर अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ये वहीं कहीं ना कहीं वहीं पहुंचाएगा आपको ले जा करके, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर, अभी आई स्क्वायर बाई आर कर सकते हैं इसमें। तो इसमें अगर मैं सिलेबस को देखता हूँ एक बार, तो यूनिट 2 में जनरेशन ऑफ साइनसॉइडल एसी वोल्टेज हमने कर लिया, डेफिनेशंस में एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर हमने कर लिया, एसी क्वांटिटी का कंसेप्ट ऑफ फेजर हमने कवर कर लिया, एनालाइज कर लिया हमने आरएल, आरएलसी और आरएलसी सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट, जो न्यूमेरिकल में करेंगे पैरेलल सर्किट। पावर को हमने समझ लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर भी हमने यहाँ पर कर लिया। तो थ्योरेटिकल पार्ट हमने कवर कर लिया है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने रह जाते हैं, तो हम कल की क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, एंड देन आवर यूनिट नंबर 2 विल बी कंप्लीटेड। सर, यस सर आपने एक क्वेश्चन दिया था सर, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वोल्टेज इक्वेशन। कब दिया था? हाँ, मैंने क्लास में दिया था। हाँ, तो मैं क्वेश्चन बोलूं सर? आपने सॉल्व कर लिया वो? यस सर। आप मुझे सॉल्व करना, आप मुझे शेयर करना, उसको मेल करना या व्हाट्सएप करना, तो मैं चेक कर लूंगा उसको। रीजन ये है कि अभी उसको मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब मैं वेरीफाई करूँ। जब मेरे पास पूरा कंप्लीट होगा सोल्यूशन तो मैं देख पाऊंगा। हाँ सर, या फिर आप शेयर करिए, मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, आप शेयर करिए तो मैं देख वो लैपटॉप में नहीं है ना सर अभी। ओके सर, वो आपने V3 तक क्वेश्चन दी थी, वो समझ गया। V1 V2 V3 की क्वेश्चन दी थी और रिजल्टेंट निकालना था आपको, और वेक्टर एडिशन करके उसको सॉल्व करना था, मुझे याद है। आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं चेक कर लूंगा। ओके सर, ठीक है। इसके अलावा किसी और के डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। नो सर। Okay, so thank you for attending our today's remedial classes. Thank you so much.